नमस्कार। मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 जीव विज्ञान का एक अंश, एक भाग परागण के बारे में जानेंगे। परागण क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि पौधा में फल कैसे लगता है। तो पौधा में फल लगता है, इसके पीछे कोई कारण है। बहुत से विद्यार्थी पूछा करता है कि सर, पौधा में फल कैसे लगता है। तो मैंने बताया कि इसको जानने का एकदम सही उपाय, सही तरीका है। इसको ध्यान से एक बार सुन लो, एक बार देख लो, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो वह है परागण। परागण एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से पौधा में फल लगता है। अनाज जो होता है, अनाज का पौधा में अनाज होता है, अनाज का दाना होता है, धान होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, तरह तरह का जो फल होता है, साग सब्जी होता है, ये परागण के माध्यम से होता है। यदि परागण नहीं होता तो पौधा में फल नहीं लगता, गेहूं चावल नहीं होता, भुट्टा नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, हम देखेंगे कि परागण इतनी इम्पोर्टेंट चीज, इतनी महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मैंने बताया था कि परागण, एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचता है, वो पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि परागकण क्या है, वर्तिकाग्र क्या है। तो मैंने यहाँ एक फूल को दर्शाया है। ये फूल को दर्शाया इसलिए है कि आप लोग को समझ में आए। तो इसे हम समझेंगे। ये एक फूल है। तो फूल का जो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है, आप ध्यान देंगे, आप भी कोई अड़हुल का फूल या कोई धतूरा का फूल या कोई फूल लेके आप देखेंगे, या आप उस फूल के पास जाके गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये फूल का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। और ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, इसी को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी वर्तिकाग्र यही है जो ये फूल में स्त्री और पुरुष दोनों का अंश होता है। एक फूल में स्त्री भी होता है और पुरुष भी होता है, लेकिन मनुष्य जीव जंतु में पुरुष अलग होता है और स्त्री अलग होता है। अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के लिए मनुष्य, जीव जंतु आदि में स्त्री और पुरुष अलग अलग होता है। जब बच्चों का जन्म देने का वारी आता है, तब स्त्री और पुरुष का मिलन होना जरूरी होता है। लेकिन पौधा में ऐसी बात नहीं है। पौधा में भी जो बीज बनता है, फल बनता है, फल बनने के लिए स्त्री पुरुष का मिलन होना जरूरी होता है। तो हम जानेंगे कि पौधा में स्त्री कौन ठो है और पुरुष कौन ठो है। तो हम देखेंगे कि एक ही पौधा में दो ही हिस्सा रहता है, दो ही अंश रहता है, जिसमें स्त्री और पुरुष होता है। जैसे कि फूल का सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहते हैं, इसी को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। और यहाँ फूल में और भी देखेंगे कि फूल में इस प्रकार का तंतु निकला होगा, तंतु निकला होगा। उसको छू छू के देखिएगा तो छू के देखने से आटा का जैसे, हाँ, ये
महीन मतलब कि कण मिलता है। ये महीन कण जो आपके हाथों पर लग जाएगा, छूने पर हाथों पर लग जाएगा, वही जो कण है इसी को हम कहते हैं परागकण। और परागकण कहते हैं, और इसी को जहाँ परागकण रहता है, फूल के जिस हिस्सा में परागकण रहता है उसको हम परागकोश कहते हैं। और परागकण परागकोश जिससे लगी हुई रहती है इस डंठल को तंतु कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि ये फूल में स्त्री वाला भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं। फूल में स्त्री वाला भाग को हम स्त्री केसर कहते हैं, और पुरुष वाला भाग जिसको हम परागकोश कहते हैं उसको हम पुंग केसर कहते हैं। उन्हीं को हम पुंग केसर कहते हैं। पुंग केसर यानी पुरुष वाला भाग, ये पुरुष वाला भाग है। अब फूल में आप देखेंगे कि रंगीन वाला भाग होता है, लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा, इस प्रकार का रंगीन वाला जो भाग होता है उसी को हम दल कहते हैं या तो पंखुड़ी कहते हैं। और फूल के सबसे नीचे वाला भाग जो डंठल से जुड़ा हुआ रहता है वो हरा हरा भाग रहता है। इस हरा भाग को हम कहते हैं बाह्य दल। यानी दल दो प्रकार का होता है, एक तो रंगीन वाला भाग हो गया उसको दल या पंखुड़ी कहते हैं, और नीचे वाला भाग जो हरा होता है उसको बाह्य दल कहते हैं। क्योंकि ये फूल का बाहरी वाला भाग है इसलिए इसको हम बाह्य दल कहते हैं। और स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला भाग इसको हम अंडाशय कहते हैं, क्योंकि इसमें अंडाशय अंडाणु रहता है, अंडाशय में अंडाणु रहता है इसलिए हम इसको अंडाशय कहते हैं। यानी कोई भी जीव जंतु में अंडाशय होना जरूरी होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलन होता है तभी वहाँ संतानों का जन्म होता है, तभी वह संतान का तैयारी होता है। और वो संतान तब तक नहीं तैयार हुआ, वह संतान तब तक नहीं बनेगा जब तक कि शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले। तो पौधा में हम परागकण को शुक्राणु कहते हैं, और अंडाणु तो ही है, क्योंकि पौधा में भी अंडाणु कहते हैं और कोई भी जीव जंतु के स्त्री में भी अंडाणु होता है। लेकिन पौधा में थोड़ा सा अलग नाम है, पौधा में हम परागकण कहते हैं शुक्राणु को। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये परागकण जब तक ये वर्तिकाग्र में नहीं पहुंचता है तब तक वो जो परागकण है अंडाणु के साथ नहीं मिल सकता है। और कोई भी फल होने के लिए परागकण को अंडाणु के साथ मिलना जरूरी है। अब ये होगा कैसे कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया था परागण के माध्यम का अर्थ होता है कि परागण जो होता है वहाँ कैसे होता है, वहाँ कौन ऐसे फार्मूला काम कर रहा है, कौन ऐसे चीज काम कर रहा है जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। तो इसमें हम देखते हैं कि वायु, एक नंबर पॉइंट हो गया वायु के द्वारा परागण होता है। जैसे कि खेत में ढेर सारा गेहूं लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, तो उतना पौधा में परागण यदि एक एक करके यदि होगा तो सालों भर में भी खत्म नहीं होगा। तो तब क्या होता है, वह वायु के द्वारा से वहां परागण होता है। जैसे कि खेत में फसल लगी हुई है, खेत में गेहूं लगी हुई है और हवा चलती है, वायु चलती है, तो हवा का झरोके से इधर उधर हिलडोल करता है और वह हिलडोल करने के समय ही परागण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। दूसरा जल के माध्यम से भी, कि बहुत ऐसे जलीय पौधा है कि जल में ही रहता है और वह जल में क्या रहता है कि हवा के माध्यम से, जैसे कि वह परागण
जल पर गिरा और बह के दूसरे मतलब कि पौधा का वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तीसरा है जीव जंतु। जीव जंतु के माध्यम से भी यहाँ परागण होता है। कैसे कि मान लीजिए कि कोई भंवरा या कोई कीट यहाँ फूल का रस चूसने के लिए यहाँ बैठा, उसका पैर पर या पंख पर लग गया, फिर ये फूल से दूसरे फूल तक जैसे पहुंचा रस चूसने के लिए, तो वैसे फिर इस फूल का परागकण उस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तो इसी प्रकार का परागण के ये सब माध्यम है। अब परागण होने के बाद यानी पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद कौन कौन सी क्रिया और होती है तब हम देखेंगे। वहां पहुंचने के बाद होता है जुगमनज, युग्मक, भ्रूण और भ्रूणकोश। ये 4 प्रकार का चीज और होता है। जैसे कि यहाँ वर्तिकाग्र तक जो परागकण आता है, ये परागकण सीधे नीचे की तरफ उतर जाती है। इसमें 2 ही परागकण आता है, 2 ही परागकण आता है, क्योंकि परागकण को आने का जो रास्ता है ये 2 ही परागकण आने का रास्ता है। और ये 2 परागकण क्या करता है, यहाँ एक अंडाणु के साथ आके मिल जाता है, एक अंडाणु के साथ मिल जाता है और मिल के ये क्या करता है, एक अंडाणु के साथ मिलकर यहाँ युग्मक बनाता है। युग्मक यानी युग्मक बनाता है और युग्मक आपस में जब मिल जाती है तब ये युग्मनज हो जाता है। यानी एक परागकण एक अंडाणु के साथ जब मिलता है तो तब युग्मक कहते हैं उसको। और युग्मक जब बढ़ने लगता है, तैयार होने लगता है, तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। तब हम जानते हैं कि जब कोई जीव जंतु का कोई बच्चा जब गर्भ में ठहरता है तो वो ना रोटी खा सकता है, ना चावल खा सकता है, ना बढ़िया बढ़िया चीज खा सकता है। तब वह बच्चा जिंदा रहता कैसे है? तो वो बच्चा माँ का शरीर से प्लेसेंटा द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। प्लेसेंटा द्वारा यानी नाभि से उसका एक नली लगा रहता है माँ का शरीर से, और उसी से मतलब कि सारे मतलब कि खाद्य पदार्थ जो चीज का जरूरत पड़ता है वो बच्चा में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार का यहाँ फल का जो निर्माण होगा, भ्रूण का जो निर्माण होगा, तो वो भ्रूण यहाँ उसको खाने के लिए क्या चाहिए, उसको खाने का चीज आता कहाँ से है? तो ये खाने का चीज जो आता है, यह ध्यान देंगे कि यहाँ तो यहाँ एक परागकण एक अंडाणु के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण कर दिया, युग्मनज का निर्माण कर दिया, युग्मक का निर्माण कर दिया। तो बाकी एक परागकण यहाँ 2 अंडाणु के साथ, यहाँ अंडाणु 3 ही रहता है और 2 परागकण आता है। बाकी 2 अंडाणु एक परागकण के साथ मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और यही भ्रूण कोश से भ्रूण अपना भोजन प्राप्त करता है। यह भ्रूण कोश यदि नहीं रहता तो यह भ्रूण नष्ट हो जाता और वो फल का निर्माण नहीं होता। फल का निर्माण तभी संभव हो पाया है कि जब एक परागकण एक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण किया, युग्मनज धीरे धीरे बढ़कर भ्रूण का निर्माण किया, और ये भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूण कोश सहायता करता है, हेल्प करता है। इसी तरह धीरे धीरे यह भ्रूण कोश बढ़ने लगता है
और लास्ट में अंत में एक फल का निर्माण हो जाता है, पौधा में फल लग जाता है, फसलों का पौधा में फसल लग जाता है, वो दाना आ जाते हैं, अनाज आ जाते हैं। तो ये परागण यानी परागण एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधा में फल लगता है, फसलों के पौधा में अनाज लगता है। तो अब हम देखेंगे कि परागण यानी परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कि परागण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण का अर्थ होता है कि जैसे कि एक पौधा है, परागण का तो अर्थ हम समझ गए कि परागकण एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिका कग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया या पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो परागण तो हम समझ गए। तो आप स्वपरागण क्या है, यानी परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण वह है जो एक ही पौधा है, उसमें कई एक फूल है और कई एक फूल के परागकण, एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक कोई भी माध्यम से, ये तीनों माध्यम के द्वारा से यानी कोई एक माध्यम से भी यदि पहुंच जाता है, यानी एक ही पौधा का उसी पौधा का उसी फूल के वर्तिकाग्र तक परागकण यदि पहुंच जाता है तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं। स्व का अर्थ होता है अपने आप, यानी एक ही पौधा का विभिन्न प्रकार का फूल और विभिन्न प्रकार का फूल कोई भी कारण से उसी पौधा का उसी पौधों के फूलों के आपस में बीच में यदि परागण हो जाता है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं। इसका ठीक उल्टा परपरागण है। परपरागण है कि पौधा दो यानी अलग अलग पौधा है और अलग अलग पौधा का परागकण एक पौधा का जो फूल है, इस फूल का परागकण दूसरे पौधा का फूल तक जो पहुंचता है, यानी एक पौधा का परागकण दूसरे पौधा के फूल के वर्तिकाग्र तक कोई भी माध्यम से यदि पहुंचता है तो तब हम उसको परपरागण कहते हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा, पर का अर्थ होता है दूसरा और स्व का अर्थ होता है अपना। परपरागण होता है एक फूल के परागकण, एक पौधा का फूल के परागकण दूसरे पौधा के फूल के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो उसे हम परपरागण कहते हैं। और परपरागण का ठीक उल्टा स्वपरागण होता है कि पौधा एक ही है और एक ही पौधा का विभिन्न प्रकार के फूल है और वह विभिन्न फूल और उस फूल का जो परागकण है उसी पौधा का दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तब हम उसको स्वपरागण कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है और परागण के माध्यम क्या है, यानी परागकण कैसे पहुंचता है वर्तिकाग्र तक। तो इसका मुख्यतः तीन माध्यम है। तो सबसे अच्छा है कि परपरागण। परपरागण जब होता है तो उसमें गुणवत्ता में परिवर्तन होता है और स्वपरागण में क्या होता है कि गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए परपरागण को अच्छा माना गया है। जैसे कि यहाँ अच्छे क्वालिटी का अच्छे किस्म का ये फूल है और ये अच्छी किस्म का फूल नहीं है। यदि एक अच्छी किस्म का फूल एक अच्छा जो कम अच्छा किस्म के फूल के फूलों के परागण के साथ परागकोश के साथ यदि वर्तिकाग्र तक पहुंच के और ये दोनों में अच्छा और खराब यानी अच्छा किस्म के और ये खराब किस्म के पौधा का बीज यदि परागण होता है तो कभी कभी क्या होता है कि खराब किस्म का भी पौधा से अच्छा किस्म का फल बन जाता है, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। इसी प्रकार का होता है कि अच्छा किस्म का
जो फल होता है, अच्छा किस्म का जो बीज होता है, वो कम किस्म यानी खराब किस्म के पौधों के साथ वहाँ क्रॉसिंग किया जाता है, जिसके माध्यम से उसका गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह का पर परागण हो इसी प्रकार का होता है, इसलिए पर परागण अच्छा है स्वपरागण के तुलना में। तो अब हम देखेंगे कि यदि आपको पूछा जाए कि एक फल बनने के लिए कितना परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना जरूरी है, तो वहाँ बोलिएगा कि वहाँ 2 परागकण पहुंचना जरूरी है। और अंडाणु में कितना अंडाणु होना जरूरी है, तो अंडाशय में 3 अंडाणु होना जरूरी है। फिर क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि भ्रूण बनने के लिए जायगोट बनने के लिए कितना अंडाणु के साथ कितना परागकण मिलता है, तो यहाँ एक परागकण एक अंडाणु के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। तब फिर पूछ सकता है कि भ्रूण कोष किसे कहते हैं, तब यहाँ देखेंगे कि 2 अंडाणु और 1 परागकण जब आपस में मिल जाता है तो मिलकर भ्रूण कोष का निर्माण करता है। तो दोस्तों, अब बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परागण क्या है और परागण कितना इम्पोर्टेंट है। परागण यदि नहीं होता तो कोई भी पौधा में फल नहीं लगता। इसलिए हमको याद रखना है कि परागण कितना इम्पोर्टेंट चीज है, क्या क्या चीज है। आसानी से समझ गए होंगे कि परागण 2 प्रकार का होता है और परागण के माध्यम क्या है। तो अगले क्लास में मैं और भी आसान तरीका से, बहुत आसान माध्यम से आसान उपाय आप लोग को बताऊंगा, जो कि कम ही समय में आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अभी के लिए जय हिंद।